सो फाइनली हम सब 10वीं में आ चुके हैं, मतलब ऑलमोस्ट आ चुके हैं। देखो ये लाइन है, लाइन को जस्ट टच किया है तुमने 10वीं के। तो आज का पहला दिन है तुम्हारा 10th क्लास को समझने का। ओके, तो आज के दिन हम क्या करेंगे? आज के दिन हम सिलेबस स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है? क्या सीखने वाले ही समझेंगे। पहले पूरा मैथ्स देखेंगे क्या क्या होने वाला है। आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, ठीक है? पर ऑफिशियली अभी तक करिकुलम नहीं आया है, तो मैं जो लास्ट ईयर का करिकुलम था उसी को कॉपी करके आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है? लास्ट ईयर का करिकुलम हम आगे लेंगे कॉपी करके। अगर करिकुलम चेंज होता है तो मैं आपको टाइम फ्रेम बता दूंगा, ठीक है? पर फिलहाल के लिए हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू 10th सिलेबस एंड चैप्टर की मार्किंग। और मार्किंग ऐसी होती है, जो क्वेश्चन इसमें बोले गए, जो मार्किंग यहाँ पे दी गई है, उसी टाइप से क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले करते हैं इसको स्टार्ट। आपका फर्स्ट चैप्टर 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर होने वाला है नंबर सिस्टम में रियल नंबर। नंबर सिस्टम ये टॉपिक है, मतलब ये ब्रांच है मैथमेटिक्स की, उसका पहला चैप्टर है रियल नंबर। अब तुमने एक्चुअली देखा होगा, तुमने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया होगा मैथमेटिक्स का। जब से आप मैथमेटिक्स आपकी लाइफ में आया, आई थिंक पहले दूसरे से आ गया था मैथमेटिक्स, फिर आपने 1 2 3 4 सीखा, फिर आगे कुछ नंबर सीखे, फिर एडिशन सीखे, फिर सब्ट्रैक्शन सीखे, 2 डिजिट के नंबर्स के। लेकिन हर बार मैथमेटिक्स के बुक के अंदर पहला चैप्टर ऐसे कुछ तो रहा है। कभी इवन नंबर रहा है, कभी ऑड नंबर, कभी प्राइम नंबर, है ना? 9th की इसमें क्या था? नंबर सिस्टम था। अभी 10th में क्या है? रियल नंबर। 11th में जाओगे तो ऐसे कोई तो चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, सेट्स मिलेगा, ठीक है? सेट या फिर लॉजिक, ऐसे क्वेश्चन, ऐसे टॉपिक आपको ऐसे चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। अगर स्टेट बोर्ड में गए तो लॉजिक, 11th अगर सीबीएसई में आए तो सेट्स, तो ऐसे ही आपको टॉपिक मिलेगा। अब रियल नंबर के अंदर है क्या? सिर्फ 2 ही टॉपिक है। आ जाओ, सिर्फ 2 ही टॉपिक है। देखो कितना सिंपल चैप्टर है। पहला चैप्टर इतना सिंपल है कि अगर मैं आपको 9th में सिखाता था ना, तो आप उसको कर लेते थे और उसके मार्क्स, मतलब आपको क्वेश्चन के मार्क्स मिल जाते थे। तो बोर्ड का जो पेपर हुआ ना, मेरे पास में पेपर भी है यहाँ पे, पीछे कपबोर्ड में है, आपको दिखाऊंगा लगे तो पहला पेपर, मतलब पहला ही क्वेश्चन 3 मार्क के लिए आया था। प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन है। 2 ही टॉपिक है, 6 मार्क है। 2 ही टॉपिक है, 6 मार्क है। सबको आता है, सबको आना ही चाहिए, कोई भी इससे बच नहीं सकता। क्लियर है? इतना छोटा चैप्टर है, हो जाएगा सबका अच्छे से। मार्च में खत्म कर देंगे अपन, अप्रैल तक लेके नहीं जाएंगे इसको, ठीक है? ये चैप्टर हम मार्च में शुरू करेंगे और मार्च में खत्म कर देंगे। सिंपल है। कितने टॉपिक है? तो नंबर 1, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? क्या लगता है आपको, क्या हो सकता है? क्या होता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? गेस कर सकते हो क्या है उसमें? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में क्या है? गेस करो। बेसिक एंड इंपॉर्टेंट आपको पता है, डिवीजन एल्गोरिथम। डू यू नो डिवीजन एल्गोरिथम? देखो बहुत सिंपल है ये। देखो यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है? एक नंबर लिया, यहाँ पे मान लो मैंने लिया है 7 और 2 से डिवाइड किया, ठीक है? ध्यान से देखना, 7 लिया, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा कितना रह गया? दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कितना सिंपल है ना, ठीक है? अब इसको अच्छे समझो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कोई भी अगर कंपोजिट नंबर हो तो हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। दिस इज नोन एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। मान लो यहाँ पर 8 है, 8 को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 2 इंटू, सॉरी 2 इंटू 4 बोल सकते हो इसको, प्लस 0। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, 2 के पावर में 3। सो एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट समझ में आता है? कंपोजिट 2 नंबर होते हैं, कंपोजिट एक प्राइम। कंपोजिट यानी क्या? जिसको डिवाइड होता है। प्राइम यानी क्या? जिसको डिवाइड नहीं होता। इसको डिवाइड हो रहा है क्या 7 को? लास्ट में क्या बच गया? अगर मैं यहाँ पे 8 लेता तो 2 4 जा 8 कहा गया, 2 4 जा 8 हो गया डिवाइड, हो गया डिवाइड। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। प्राइम के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है? ये इसका ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये हम अच्छे से देखेंगे। 1 2 दिन का टाइम है, ठीक है? एचसीएफ और एलसीएम इसके अंदर आता है, ये खत्म हो जाएगा।
ठीक है। और उसमें डिवीजन एल्गोरिथम का छोटा सा एक पार्ट हम देखेंगे, जैसे डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन कैसे होता है, तो डिवाइड करना पड़ता है, रिमाइंडर कुछ बच जाता है, ये हम सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आफ्टर दिस नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है, अच्छा ये 6 मार्क्स तो सबको मिल जाएंगे ना? कोई है जिसको लगता है सर मैं दो टॉपिक नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा? दो ही टॉपिक है, दो ही टाइप के क्वेश्चन है, हो जाएंगे सबको, मिल गए सबको 6 मार्क्स, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, और उसमें कोई गूगली भी नहीं आता है, डोंट वरी, सिंपल आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा अलजेब्रा, बस रे बस, अलजेब्रा बोलने के बाद में ऐसा लगता है सर काय कुछ आया ये, मतलब इतने कैलकुलेशन ये वो, सब बच्चे इससे डरते हैं अलजेब्रा, लेकिन ट्रस्ट मी इस साल अलजेब्रा से डरने वाली कोई बात नहीं थी, जो डर पैदा हुआ ना वो ज्योमेट्री में हुआ, अलजेब्रा सिंपल निकल गया, ठीक है। और अलजेब्रा में 1 2 3 4 चैप्टर है, ये 4 में से पॉलिनोमियल आपको ऑलरेडी पता है, 9th में था, उसी का एक्सटेंशन वर्जन आ चुका है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक ही है, आपको 9th में था, अब उसका एक्सटेंशन आ गया, थोड़ा उसमें आगे आपको और चीज एक्स्ट्रा की सिखाई जाएंगी। इसके बाद में नेक्स्ट पेयर ऑफ, आप इसके पहले 9th स्टैंडर्ड में आपको था लीनियर इक्वेशन, क्या था? इनटू वेरिएबल्स था, अभी 10th में क्या आ गया यहाँ पे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब 2 ही लीनियर इक्वेशन दिखाई जाएंगे, और उसके टॉपिक कौन कौन से हैं? उसके टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, बता दो, ठीक है। उसके बाद में अलजेब्रिक कंडीशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, बच्चे जो सबसे ज्यादा डरते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम, अलजेब्रिक बनाओ, वर्ड प्रॉब्लम था, वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रा में कन्वर्ट करो और फिर इक्वेशन को सॉल्व करो, जैसे कि एक जन के पास में 10 पेंसिल थे और 10 इरेजर्स थे, एक की कॉस्ट y थी, एक की कॉस्ट x थी, टोटल रुपीज 100 रुपीज उसको लगे, बताओ कितने की कॉस्ट क्या थी, पेंसिल की कॉस्ट क्या थी और पेन की कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट बता दो, या फिर उल्टा, हाँ 10x, या फिर उल्टा कर देते, कॉस्ट बता देते, नंबर ऑफ पेंसिल्स बता दो, एजेस का, फादर की एज सन की एज से डबल थी, बताओ फादर की एज क्या, सन की एज क्या, डबल थी सिर्फ, 10 का तो 20 साल का फादर था, तो ये देखो कितना बेसिक सा चीज है ना। अब देखो क्वेश्चन कितना सिंपल बन रहा है, फादर की एज सन की एज से डबल थी, अब बच्चों ने आंसर क्या लिखा मालूम है क्या? Therefore, the age of son is 20 years and the age of father is 10 years. समझ रहे हो? फादर की एज 10 और सन की एज, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं है क्या? सिंपल है ना, मैंने पेपर चेक किया उसमें था ऐसा किया था बच्चों ने, है ना। तो ऐसा मत करना, थोड़ा सा बेसिक सा लॉजिक लगा लेना। आगे बढ़ो, तो ये इंपॉर्टेंट था। अच्छा खास बात ये, खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुमने ये चैप्टर कर लिया तो ये अपने आप हो गया, क्यों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्यों अपने आप हो गया? इसमें वर्ड प्रॉब्लम है, इसमें भी वर्ड प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आएगा वर्ड प्रॉब्लम पेयर का पूछा है कि क्वाड्रेटिक का पूछा है। एज का क्वेश्चन सेम जो मैंने आपको बताया, फादर की एज डबल है सन की एज से, ट्रिपल है सन की एज से, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है, फर्क इतना है, इसमें एक्स और वाई 2 वेरिएबल्स आते हैं, इसमें एक एक वेरिएबल होता है एक्स, बस समझ में नहीं आता एक्स इसका क्वेश्चन है कि इसका क्वेश्चन है, तो कभी कभी तो क्वेश्चन इसमें बनता है और इसमें सॉल्व करना पड़ता है, मैं आपको टाइम में बताऊंगा कैसे थोड़ा सा चेंज हो रहा है वो, ठीक है। ये दोनों लगभग सेम है, उसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे ढूंढना है, इसमें भी रिलेशनशिप इसमें भी है, तब ये दोनों चैप्टर सेम टू सेम, एक कर लो अच्छे से, दूसरा अपने आप आ जाए। नेक्स्ट तीसरा नहीं चौथा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहली बार आपके लाइफ में एंट्री करने जा रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ये चैप्टर हम इस महीने में नहीं देखेंगे, देखो मार्च महीने में हम ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, मैं अभी से बता दे रहा हूँ, पूरा का पूरा आपका टाइम में बता दे रहा हूँ क्या क्या होने वाला है। मार्च महीने में ये नंबर सिस्टम हम रियल नंबर कंप्लीट करेंगे मार्च में, कल से स्टार्ट कर देंगे इसको कंप्लीट करना, कल से इसको शुरू कर देंगे, 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, पॉलिनोमियल, इन द मंथ ऑफ अप्रैल, जैसे आपकी स्कूल चालू हो जाएंगी हम पॉलिनोमियल शुरू कर देंगे, ठीक है। अप्रैल में 1 2 3 चैप्टर हमको खत्म करना है, 10 दिन 10 दिन 10 दिन, अप्रैल महीना खत्म, चैप्टर्स खत्म, ठीक है। हो सकता है कभी किसको 8 दिन लगे, उसको 12 दिन लगे, वो हम एडजस्ट कर लेंगे, वरना हम अप्रॉक्स 10-10 दिन पकड़ के चलते हैं। जितने 5-6 दिन बाकी है ना, बीच में रामनवमी की छुट्टी भी तो है, बाद में प्रैक्टिस लेंगे ना, टेस्ट लेंगे, एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे, फिर टेस्ट लेंगे, फिर डाउट्स लेंगे, है ना, बाद में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो अभी वैसे महीना कितने दिन का बाकी है, 4-5 दिन का तो बाकी है ना, 7 दिन बाकी है ना सिर्फ,
है ना, एक रामनवमी चले गया, 6 दिन बचे, इसको रिजल्ट है ना, घर पे ट्रॉफी मिलने वाली तुमको। तो 1, 2 ये अप्रैल में चलेगा, अप्रैल, ये भी अप्रैल, ये भी अप्रैल। अगर स्पीड ज्यादा लगी तो मुझे बताना, ठीक है, बट आई थिंक ये 3 चैप्टर हो जाएंगे। अगर नहीं हुए और 2 चैप्टर हमारे हो जाते अच्छे से तो वेल एंड गुड है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि डिजिटल पैनल ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है, मैं सारी चीजें पहले से प्री प्लान करके आ रहा हूँ। मुझे आज कितना सिखाना है, कौन कौन से क्वेश्चंस लेने हैं, कौन कौन से होमवर्क देने के हैं, नेक्स्ट दिन क्या करने वाला, पूरा प्री प्लान रहने वाला है। ऐसा नहीं कि मैं आ रहा हूँ और नया क्वेश्चन आपको लेके दे रहा हूँ, ऐसा कुछ। एनसीईआरटी कौन से क्वेश्चन लेने के, टेक्स्ट बुक के कौन से, रेफरेंस के कौन से बुक के क्वेश्चन लेने के, सब कुछ प्री प्लान है। तो सब कुछ प्लान के हिसाब से चलेगा, तो 1-2 दिन का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये हम अप्रैल में खत्म करेंगे, फिर बाद में मई में छुट्टी रहेंगी, जून में आगे चलेंगे एपी की तरफ, और बाद में अच्छा ये मार्क्स तो देख लो, तो भाई 20 मार्क कितना परसेंट होता है 80 का, 20 मार्क 80 का कितना परसेंटेज होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं? अरे 80 का हाफ 40, 50% मतलब 40, 40 का हाफ मतलब 50 का हाफ 25%, 25%। मतलब अगर आपने ये चैप्टर्स भी अच्छे से कर लिए तो आपका 25% काम हो गया पास। मतलब अगर मार्च और अप्रैल की क्लासेस भी तुमने कर ली तो तुम पास तो हो गए, लेकिन हमको टॉप करना है ना, तो भी थोड़ा और आगे एक्सटेंड करेंगे इस चीज, है ना, करना है ना, पक्का करना है ना इतना भी माहौल नहीं करना है, क्लियर है सबको? आगे मूव करूं, इसके बाद में नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सबसे बकवास चैप्टर नहीं रहे, कोऑर्डिनेट में बच्चों के वाट लगी पड़ी है। एक सिंपल क्वेश्चन था 10th स्टैंडर्ड के इसमें, और मेरे पास में मैंने यहाँ पे ट्यूशन पे भी पेपर लिया था 10th स्टैंडर्ड के इसमें, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लाइन ड्रॉ करने थे, 2 इक्वेशन दिए थे। इक्वेशन कितना सिंपल है, एग्जांपल के लिए देखो 2x + 3y = 7, ऐसा कुछ इक्वेशन था, ठीक है। एक और इक्वेशन था, मान लो 3x में मन से ले रहा हूं इक्वेशन, ठीक है, 9y = 12, ज्यादा सिंपल हो गया क्या, नहीं बराबर, तो ऐसा इक्वेशन था, ठीक है। और उन्होंने बोला था क्वेश्चन में फाइंड द सॉल्यूशन थ्रू ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड कहां से आई थी, तो ग्राफिकल मेथड आई थी यहाँ पे, देखो ये कहा गया, ये देखो, solution of a pair of linear equation in 2 variables algebraically by substitution, elimination and situation problem। और यहाँ पे एक होता है, देखो ग्राफ, ठीक है, ग्राफिकल मेथड, तो इक्वेशन वो थी और ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। कितने मार्क के लिए था क्वेश्चन मालूम है क्या, 5 मार्क के। इन बच्चों ने बहुत सा गलत किया, ठीक है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब ग्राफिकल मेथड नहीं है बिल्कुल भी, तो ये मत समझना कि इसमें ग्राफ निकालना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ नहीं है, यहाँ पर ग्राफ नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस, कहा गया डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस। अब मुझे बताओ, मेरे और कौस्तुभ के बीच का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, ये कभी निगेटिव में हो सकता है क्या, नहीं, तो डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। बच्चों ने आंसर निकाला निगेटिव में, कोई सेंस बनेगा क्या, नहीं, तो डिस्टेंस काय में रहेगा, हमेशा पॉजिटिव में। तो डिस्टेंस निकालना है आपको 2 पॉइंट के बीच में का। ग्राफ्स ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ग्राफ यहाँ पर भी है, पर जनरली हम यहाँ पे नहीं निकालते, हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में करते हैं उसको साथ, यहाँ पे उसका कोई मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जिसका फिर से कोई मीनिंग नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले बन रहे हैं, और क्वेश्चन नेक्स्ट बन रहा है सेक्शन फार्मूले पे। सेक्शन फार्मूला समझ में आता है आपको, उसमें इंटरनल डिवीजन बहुत सिंपल है, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन घर फोड़ने वाले लोग, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल, 2 टाइप के पीपल होते हैं, एक जो घर के अंदर रह के घर को फोड़ते हैं, और दूसरे जो घर के बाहर रह के घर को फोड़ते हैं। तुमने सास बहू की सीरियल देखी होंगे ना, क्योंकि सास भी कभी, ससुराल सिमर का, है ना, देखे होंगे ना सीरियल आप दोस्ती, तो उसमें क्या होता है, घर के अंदर एक तो बहू होती है, एक तो कुचिंग बहू रहती है, वो घर को फोड़ने का काम करती है, सास को जाके आग लगाएंगी, बहू को जाके आग लगाएंगी, पति को जाके आग लगाएंगी, तो उससे क्या होता है, घर फूटता है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन।
इंटरनल डिवीजन, अंदर से डिवाइड कर दिया, है ना, तो इंटरनल डिवीजन। अच्छा, कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं पड़ोसी, घर का कुछ लेना देना नहीं, बाहर बाजू में रहते हैं और चुगलिया करते हैं, उनको लगता है मैं उसके घर में आके उसका घर फोड़ूंगी, एक्सटर्नल डिवीजन। और सीबीएसई को बात मालूम पड़ गई, तो सीबीएसई ने क्या किया, एक्सटर्नल डिवीजन को सिलेबस से निकाल दिया, और बचा क्या, समझा लॉजिक, इसको नहीं निकाला, इसको रखा है फिलहाल। एक्सटर्नल डिवीजन आपको 11th में आएगा, उन्हें बोला जान दो भी छोटे बच्चे कहा बाहर के लफड़ों में पढ़ते, घर का ही मैटर सॉर्ट आउट करो पहले, तो उन्हें इंटरनल रखा, एक्सटर्नल निकाल दिया। वो आपको अगले साल जब आप 11th में जाओगे, अगर भगवान करे तुम चाहो, है ना, तो तब वहां पे वो काम आएगा, समझा लॉजिक। नेक्स्ट, इसके बाद में आ रहा है आपके पास में, अच्छा ये कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, समझ गया क्या सर, बस ऐसे मार्क्स दिलाते रहो, 6 मार्क्स, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, खत्म कर दो 10th, ऐसी है ना। अब भी देखो नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट कौन सा आया, ट्राइंगल्स, और ये बाप रे, अगर सीबीएसई ने किसको रुलाऊंगा, कोई भी बच्चों को रुलाऊंगा, तो यही हथियार था उसका। ये ऐसा हथियार है जिसने बहुत बच्चों को रुलाया, और ऐसे रोए रहे बच्चे, आज भी उनकी वीडियो क्लिप बने हुए यूट्यूब पे, जैसे पेपर से बाहर आए, रिपोर्टर गए, बेटा कैसा गया आपका पेपर, ऐसा पूछते हैं, हाँ कैसा गया पेपर, मतलब हमको बोलते हैं कि पेपर इजी आएगा, एकदम, और ऐसा क्वेश्चन डालते हैं, कसम से बोल रहा हूं, एक बच्ची ने भी सॉल्व नहीं किया है, एक बच्ची नहीं, पूरे मलकापुर में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने सॉल्व किया, एक आधा बड़ी मुश्किल से मिला तो मिला, यही चाहिए वो। और अच्छा ठीक है ना, नहीं ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन डाला, कितने मार्क के लिए डालना चाहिए, 1 2 3, अबे 5, अरे क्वेश्चन ऐसा तो लगता कभी देखा कि नहीं देखा। और सच्ची बताओ कि ये क्वेश्चन 9th का था, 9th का तुमने सॉल्व भी किया होगा, मिड पॉइंट थ्योरम देखा है तुमने, बच्चे भी हैंग, अबे क्या किया अबे हमारे साथ, मैं मोटिवेट करता हूँ ना तुमको अभी मोटिवेट नहीं किया क्या, बता रहा हूँ मोटिवेट क्यों लिखा है, तो देखो ये जो है ना, इसमें क्वेश्चन था, देखो तुम डायग्राम में से समझ में आ जाएगा, तुमको डायग्राम में बनाता हूँ तुमको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कैसा था, ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ, दिखेगा ना, ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, एक ऐसा ड्रॉ था, एक ऐसा ड्रॉ था, ये ए बी सी डी, 9th के इसमें है ऐसा, ठीक है, ई, और बोला था टू प्रूव, अब टू प्रूव में भूल गया, ठीक है, अब तुमने सोच लेना क्या था टू प्रूव, सिर्फ बी डी इक्वल टू डी एस था गिवन, बी डी इक्वल टू डी एस नहीं सॉरी डीसी, ये डीसी है, बी डी इक्वल टू डीसी गिवन था, ये मीडियन था, ये गिवन था, ठीक है, अब यहाँ पे कुछ तो भी ए इज 1/4 करके कुछ तो भी दिखाना था, यहाँ पे एक और लाइन बनाना था, कंस्ट्रक्शन करनी थी, यहाँ पे एक लाइन कंस्ट्रक्शन करनी थी, ये वाली, कलर ही चेंज नहीं हुआ, वाह, ठीक, ऑप्शन का कुछ दिया, चेंज करना ही नहीं था तो ऑप्शन का कुछ दिया, हाँ दिया, ये पैरेलल ड्रॉ करना था, फिर आगे मूव करना था, और मिड पॉइंट थ्योरम बीपीटी होगा, मिड पॉइंट थ्योरम लगाना था तुम्हारा 9th का, नहीं रे सच में रोया रे, सब जन रोए, हम क्या कर सकते हैं, सीबीएसई का फेस रहा फाइनल, है ना, चलो आगे देखते हैं हम आगे क्या हो रहा है, ये कहाँ से आ गया, यहाँ तक क्लियर है सबको, तो ये सबसे खतरनाक चैप्टर, सबसे ज्यादा टाइम यही लेने वाला है हमारा, कि उसमें हम अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, बहुत से बच्चों तो ये बोलते सर आउट ऑफ सिलेबस है, मार्क्स दे दो, बस इसी कॉल आया था हमको, कि वो आता है ना जनरल पूछते हैं ना कि कैसे क्या करना है कि बता दो, बोला कि सर वो बहुत से बच्चों ने सॉल्व किया क्वेश्चन, उन्होंने बोला बहुत से बच्चों ने सॉल्व नहीं किया, लेकिन आगे से क्वेश्चन डालने का नहीं, हमको फीडबैक मांगते हो, टीचर से फीडबैक मांगते हैं, ठीक है, तो हमने फीडबैक में डाला था, लास्ट डे डाला था कठिन पेपर निकालना, कठिन निकालना, इस बार हमने फीडबैक डाला और कठिन निकालना अरे मुझे बताओ, अगर पेपर कठिन नहीं आएगा तो तुम हमारी रिस्पेक्ट कैसे करोगे, तुम तो ऐसे हमको हवे में, तो इसीलिए मैथ्स के टीचर के बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं है पर डोंट वरी, सिर्फ फीडबैक बोला था कि कितने बच्चों ने सॉल्व किया पेपर,
पेपर में एक क्वेश्चन कितने बच्चों ने सॉल्व किया, तो हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द बच्चों ने ये गलत किया सॉल्व, तो इतना बताया हम, कठिन निकालना, इजी निकालना, ये सब हम नहीं बोल सकते। यहाँ तक क्लियर है सबको? और डोंट वरी, हम आपके तरफ से बोलेंगे, बोलना टाइम आया तो, होप सो। अब ये मोटिवेट क्यों लिखा है? ये सब थ्योरम के प्रूफ है, और ये सब प्रूफ वो पेपर में नहीं डालने वाले, इसीलिए उन्होंने कहा है सिर्फ आप एक ही काम करो, बच्चों को इसके लिए मोटिवेट करो। अब ठीक है, क्या बोल रहे हो? बच्चों को इसके लिए क्या करो? मोटिवेट करो। मतलब क्या? बच्चे मोटिवेट हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं होते हैं तो भी ठीक है। क्या हो रहा है बे? ऐसा वो सोचते हैं, मेरा क्या है? तो मोटिवेट, 1 2 3 4। और तुमको जान के हैरानी होगी, ये क्या है? कॉन्ग्रुएंसी, पता है ना? कॉन्ग्रुएंसी ये उसका भाई है, सिमिलैरिटी। पहला SAS, नहीं ये तो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। SAS ये कि हाँ, ये देखो, इफ इन टू ट्राइंगल्स द करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, their corresponding sides are proportional and the triangles are similarity। सिंपल सा कॉन्ग्रुएंसी देखा था हमने, ये उसका भाई है सिमिलैरिटी। ये भी देखो, ये सिमिलैरिटी, ये भी सिमिलैरिटी, सब सिमिलैरिटी। ये सब सिमिलैरिटी के थ्योरम से ये पूछते नहीं है, इसके बिहाफ पे क्वेश्चन आते हैं, इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है? थोड़ा कठिन है, ठीक है, इसलिए हम इसको स्टार चैप्टर बोलते हैं। यही क्वेश्चन, ये चैप्टर है जिसमें आपके मार्क्स जाने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बहुत है। सर्कल प्रूव है, प्रूव एक थ्योरम। एक टाइम था जब बच्चे से डरते थे, सच में सर्कल सबसे कठिन चैप्टर कौन सा लगता है? सर सर्कल। चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है, 4-5 ही क्वेश्चन है, लेकिन फिर बच्चों को कठिन जाता है। बट एक्चुअल में बहुत सिंपल है, ठीक है? एक ही क्वेश्चन, एक ही थ्योरम है, और वो थ्योरम का प्रूफ भी है। 2 थ्योरम है, एक और है, ये वाला 2 है। एक पहला, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, हो गया क्या आपका? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। नहीं, ये है क्या शायद? वो टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट ए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और दूसरा, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। देखो, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। सिंपल सा थ्योरम है, कॉन्ग्रुएंसी से हो जाता है सॉल्व। ठीक है, सिंपल चैप्टर है, हो जाएंगे। ठीक है, कितने मार्क्स के लिए आ रहा है? 15 बस। अच्छा है ना? 15 मार्क्स और जी लो अपनी जिंदगी। गई तो 15 ही जाएंगे, आए तो 15 आएंगे, है ना? तो बाकी के 8 कैसे करोगे? समझ रहे हो ना? हाँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सिलेबस कैसा लगा अब तक का? अरे ये आ गया क्या? अच्छा, ये देखो ना, ये सिलेबस अच्छा लगा ना? रियल नंबर, सिंपल सा छोटू सा चैप्टर। दूसरा पॉलिनोमियल, ये सब पहचान का। एपिक थोड़ा सा अलग है ना? उसके बाद में ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिस्टेंस फार्मूला सिंपल ही होगा लगभग, सुनने में से तो लग ही रहा है। ये थोड़ा सा कठिन है, पर देख लेंगे क्या है, तो 15 मार्क्स है। सर्कल भी ठीक है। ये बाप रे, ये क्या है रे? ये ट्रिग्नोमेट्री क्या ये? यही वो ट्रिग्नोमेट्री है जिसकी वजह से लोग ने क्या डिस्टेंस निकालते, डिस्टेंस, एंगल, हाइट, थीटा, बीटा, सब इसमें से निकलता है। थीटा ही निकलता? नहीं इतना नहीं, सिर्फ थीटा ही निकलता है। तो इसका पहले इंट्रोडक्शन होगा, एक न्यू हीरो का इंट्रोडक्शन होगा यहाँ पे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद में उसके ऊपर कुछ आइडेंटिटीज है, सिंपल सा आइडेंटिटीज है, और उसके बाद में हाइट और डिस्टेंस है, ये एप्लीकेशंस है। और पूरा कितने मार्क्स का है? और सच में बताओ, ये सच में बहुत सिंपल है। अगर तुमने इसकी मेरी पूरी क्लास अच्छे से अटेंड कर ली, 1 घंटे का लेक्चर, 1 घंटे में आपको कुछ भी लिखना नहीं है, मैं तो सारे फार्मूले याद करा दूंगा आपको। लेकिन अगर वो क्लास मिस कर दी, ऐसे बच्चे थे मेरे पास में जिन्होंने वो क्लास मिस कर दी थी। ओ भाई, ओ पीयूष, ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की एंगल की क्लास मिस कर दी, तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर तुमने वो क्लास कंप्लीट कर ली, तो तुमसे ट्रिग्नोमेट्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक बार ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारी लाइफ में आ गया तो कभी जाने वाला नहीं है। 11th में ट्रिग्नोमेट्री है, 12th में ट्रिग्नोमेट्री है, ग्रेजुएशन में ट्रिग्नोमेट्री है, और मैक्सिमम ट्रिग्नोमेट्री है। अभी तुम्हारे क्लास के बाद में 11th की क्लास है ना? तो वहां पर देखना तुमने, मैं 1 घंटे में सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री सिखाऊंगा, सिर्फ फार्मूले, 50-60 फार्मूले।
और गारंटी इस बात की देता हूं कि 1 घंटे का क्लास इसने कर लिया, उसको फार्मूले याद हो जाएंगे। पूरी कहानी है, फार्मूले कम और कहानी ज्यादा है। मैंने 7-8 साल पहले चालू की थी कहानी, मुझे जमी नहीं थी, सच्ची बता रहा हूँ। ऐसे बच्चे बैठे थे मेरे सामने, मैंने कहानी मतलब इतने 50-60 फार्मूले कैसे सिखाओ यार, और मेरे को खुद को याद होने चाहिए ना, तो मैंने खुद को याद करने के लिए कैसे कैसे तोड़फोड़ करके कहानी बनाई। हम बच्चों को थोड़ी बहुत अच्छी लगी, फिर नेक्स्ट ईयर मैंने उसको इम्प्रूव किया, फिर ऐसे इम्प्रूव करते 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 आज यहाँ तक पहुंच चुका हूँ कि तुम सुनोगे तो तुमको याद हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारे पे आएगा तब देखेंगे, अभी नहीं है, अभी 11-12 का है तो वो कर लेंगे याद, ठीक है। कई सालों की तपस्या है मेरी उसके पीछे। चलो आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट लास्ट मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरिया, बहुत जो पहले सीखा था सरफेस एरिया वाले की फॉर्मूला है, सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। और स्टैटिस्टिक्स के अंदर वो नहीं है, वो बार ग्राफ हिस्टोग्राम नहीं है, एनालिसिस है। मीन यानी एवरेज, मीडियन यानी मिडल मोस्ट वैल्यू, मोड यानी मैक्सिमम ऑकरेंस। तीनों में फर्क है। मीन देखो, तीनों के तीनों काम क्या करते हैं, एक ही काम करते हैं। क्या काम करते हैं? मार्क्स दिलाने का, मार्क्स दिलाने का काम करते हैं। एक्चुअल में क्या काम करते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब क्या? मान लो मैं गवर्नमेंट हूं, मैं मलकापुर का प्राइम मिनिस्टर, होता है क्या? होता है क्या? फिर मैं वही छू, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। अब मुझे नहीं क्या, एक स्कीम लाने की है। कौन सी स्कीम लाने की है? मुझे फ्री में चश्मे बांटने की। चश्मे, यू नो, गॉगल्स, स्पेक्टेकल्स, है ना, इंग्लिश समझती है ना तुमको? हाँ, स्पेक्टेकल्स, ठीक है, वो मुझे बांटने के है ना। अब मैं ऐसी जगह पे स्पेक्टेकल बांटूंगा क्या जहां पे किसको चाहिए ही नहीं? फ्री में दूंगा क्या? मैं फ्री में दे रहा हूं, लेकिन ऐसी जगह दूंगा जिसको चाहिए नहीं था। फिर वो लोग क्या करेंगे? फ्री में मिल रहा है, चंदन 2-4 लेके रख लेते हैं, आगे कभी चश्मा लगा तो काम आएगा। कोई मतलब आएगा मेरी स्कीम का? मुझे कहाँ बांटनी चाहिए? जहां पे जरूरत है। अच्छा, मुझे वहां पे बांटनी चाहिए क्या जहां पे ऑलरेडी लोगों के पास में पैसा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे बांटनी चाहिए क्या? तो मुझे कहां पे बांटनी चाहिए? जहां पे जरूरत है और पैसा नहीं है। ये ढूंढेगा कौन? बात समझ में आ रही है? बहुत बड़ा देश है हमारा, कौन ढूंढेगा ये एरिया कैसा है? तो उसके लिए हमें सेंट्रल टेंडेंसी काम आता है। सेंट्रल टेंडेंसी यानी क्या? हमें उसका महत्व बताता है कि वो जगह का मेन पर्पस क्या है। तो ये बताएगा एवरेज, मतलब एवरेज इतने लोग यहाँ पे जिनको स्पेक्टेकल्स, चश्मों की जरूरत है। मीडियन यानी मिडल में इतने लोग हैं, मतलब उसका जो एवरेज का नंबर है ना, मिड का नंबर, वो ये आ रहा है। और मोड, मैक्सिमम ऑकरेंस, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनको चश्मे की जरूरत है। अब मुझे बताओ, एवरेज चाहिए, मीडियन चाहिए कि मोड चाहिए? इस केस में मोड चाहिए ना, मैक्सिमम लोग मुझे चाहिए ना, तो मुझे मोड चाहिए ना। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा सेंट्रल टेंडेंसी कब लगाने का, ठीक है। तो ये मोड चाहिए। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, है ना। चलो, क्लियर है यहाँ तक की? तो ये हो गया आपका। बाद में आता है आपके पास में प्रोबेबिलिटी। अच्छा, उसके पहले ये मेंसुरेशन कितने मार्क्स का था? 10 मार्क्स का। और अब प्रोबेबिलिटी, लिटरली बता रहा हूं, 2 साल से नहीं किया, सीबीएसई ने खतरनाक काम कर दिया। पता है क्या काम किया खतरनाक? ये क्वेश्चन जो होता है प्रोबेबिलिटी का, किसी से सॉल्व ही नहीं हो रहा है। हमको हर साल वो एक लेटर देते, आपका बताओ रिव्यू दो, तो हमने लास्ट ईयर क्या डाला था क्वेश्चन? प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन इज द मोस्ट डिफिकल्ट वन, वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सॉल्व दैट क्वेश्चन। 10 में से सिर्फ एक जन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, 3 मार्क का क्वेश्चन। इस साल केस स्टडी का क्वेश्चन था प्रोबेबिलिटी का, 4 मार्क का, और 10 में से सिर्फ एक जन ही सॉल्व कर पा रहा। 10 में से नहीं, सॉरी, 100 में से एक जन। 2 साल से प्रोबेबिलिटी के नाम पे वो सिर्फ मार्क्स ले ले रहे, सिलेबस में कुछ और दे रहे और एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ और पूछ रहे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। एक्चुअल में क्वेश्चन अलग पूछ रहे, एक्चुअल में क्वेश्चन पूछ रहे वो 11th के लेवल का, और सिलेबस में दे रहे 10th के लेवल का। लेवल ऊपर है लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, क्वेश्चन वही सॉल्व करना है। तो इस बार हम प्रोबेबिलिटी को ज्यादा अच्छे से सॉल्व करेंगे, ताकि वो जो क्वेश्चन जो मार्क्स छीन रहे हैं हमसे, वो नहीं छीन पाए। उसके पहले जो था ना, उसके पहले उनका मेन टारगेट था स्टैटिस्टिक्स। देखो, इसके पहले 3 साल उनका टारगेट था ट्रिग्नोमेट्री, सॉरी, हाँ, ट्रिग्नोमेट्री। इसके पहले 3 साल तक उनका मेन टारगेट था ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से आइडेंटिटी, कहा गया आइडेंटिटी, हाँ, प्रूफ। ये जो है ना प्रूफ आइडेंटिटी का,
इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे 3 साल तक, बच्चों से सॉल्व ही नहीं होते थे। फिर उन्होंने 3 साल बाद में इसको छोड़ दिया और वो शिफ्ट हो चुके हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर, प्रोबेबिलिटी के ऊपर और ट्रायंगल के ऊपर। कहा गया ट्रायंगल, ट्रायंगल के ऊपर, इन दोनों पे शिफ्ट हो चुके हैं। तो डोंट वरी, हमें सब कुछ पता है, हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। पर प्रैक्टिस तुमको करना है, ठीक है, रेगुलर रहना, कुछ भी मिस नहीं करना। क्यों? अगर तुमसे क्लास मिस हो गया तो देखो मैं तो सिखा दूंगा अच्छे से, लेकिन अगर एक भी चीज मिस हो गई ना तो तुमको समझ में नहीं आएगा क्या चल क्या रहा है पिक्चर में। ये एक सीरीज के जैसा है, ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान देना अच्छे से। और यहाँ पे आपके 80 मार्क्स पूरे हो जाएंगे, आपको आराम से 80 में से 80 मिल सकते हैं। मैक्सिमम जनों को 80 में से 80 मिल सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मोस्ट ऑफ द बच्चों को 80 में से 80 मिल सकते हैं, लेकिन उनको कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। जो बच्चे 80 में से 80 लाते हैं ना, उनको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और ये सब कैसे पॉसिबल है? फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे। आपको अच्छे मार्क्स कैसे मिलेंगे, आपका फ्यूचर कैसे बनेगा, ये आज आप क्या कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। समझ में आ रही है बात? अगर आज आपने मिस कर दिया तो आपका फ्यूचर, देखो मान लो मैंने 7 दिन क्लास ली है, आप 6 दिन प्रेजेंट थे, आप 1 दिन अब्सेंट थे, और वो एक दिन मैंने इंपॉर्टेंट सिखा दिया। देखो हर दिन में इंपॉर्टेंट नहीं सिखाने वाला, बात को समझो। पहले मैं टॉपिक सिखाऊंगा अच्छे से, उसका कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर 4-5 दिन के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर आप 4-5 दिन क्वेश्चन सॉल्व करने में आ गए और कोर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आपको 4-5 दिन कुछ समझेगा नहीं। अगर मैंने आपको कोर कॉन्सेप्ट सिखाया, वो आपको समझ में आ गया और आपने 4-5 दिन प्रैक्टिस नहीं करी तो आप भूल जाओगे। अगर आपने कोर कॉन्सेप्ट समझ लिया, जो मैंने समझाया वो आपने समझ लिया, और 4 में से एटलीस्ट 1-2 दिन में आप आ गए, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ली, तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे अच्छे से। और 4 दिन प्रैक्टिस कर ली तो आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अंडरस्टैंड? अब ये बात मुझे भी पता नहीं है कि मैं कौन से दिन कोर कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जिस दिन मैं कोई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा उस दिन तो गलती से भी एब्सेंट मत रहना, और एब्सेंट रहे भी तो मेरे पास में सारी रिकॉर्डिंग है, डोंट वरी। रिकॉर्डिंग देख के क्लास में आना, नहीं सर मैं कल की रिकॉर्डिंग रहेगी, मैं देखा ही नहीं, मैं आगे आ गया क्लास में, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये कैमरा ही लगभग 80,000 का है, प्राइस सर्च कर लेना, इवोटा कंपनी गूगल पे डाल लेना, वो कैमरा लगभग 80,000 का, ठीक है। तो ये कैमरा मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि 100% पूरी रिकॉर्डिंग आपको मिले, है ना। और ये लाइट वाइट तुम देखे रहेगा, फैशन वैशन है में अभी क्या, आई थिंक हो सकती है, पर नहीं होंगी, नहीं जुलाई में होंगी, नहीं नहीं अभी इतने फास्ट नहीं, आराम से। यहां तक क्लियर है? आगे मूव करूं? यहां तक क्लियर है क्या? आगे मूव करो, ध्यान से देखो, जस्ट लुक हियर। अभी बाकी पिक्चर बाकी है यार, बाकी है, खत्म मत हो करो। एक बात याद रखना, लर्न फन। देखो एक बात बताओ क्या सच में, देखो वो कंसिस्टेंटली पढ़ाना मुझे भी नहीं आता है, वो एक टोन रखना, एकदम सीरियसनेस से पढ़ाना कोई नहीं आता है, मैं खुद बोर हो जाता है ना। तो मेरे को सच में बोर होता है वो सब चीजें। तो मैं हंसी मजाक करके पढ़ा सकता हूँ, बट तुमको हंसी मजाक करके पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा हाल में, क्या मैंने हंसी मजाक की, एक लेवल पे ले गया फन को, और तुम आ गए इधर और तुम वहीं पे रुक गए, मैं वापस पढ़ाने के मोड में आ गया और तुम वहीं पे रुक गए। ऐसे मत करना। फन ये एक पार्ट होने वाला है लर्निंग का, लर्निंग ये पार्ट नहीं होने वाला है फन का। बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। ये हमारी लर्निंग ग्राफ, ये रास्ता है, इसमें सिर्फ बीच बीच में गैप आने वाले हैं फन के। तो ये फन का गैप आया, एंजॉय करना, वापस से लर्निंग पे आ जाना। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, थोड़ा सा कॉमेडी किया, थोड़ा सा हंस लिया, वापस से कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, आपस में बात नहीं करना, ठीक है। तो क्या होगा, मैंने जैसे यहाँ पे लर्निंग स्टार्ट करी है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, अब मैं थोड़ा सा फन कर दिया, तुम यहां से भटक गए, मैं जो को पकड़ लिया पॉइंट को, आपस में बात करना चालू कर दिया। क्या होगा, नेक्स्ट जो मैं लर्निंग का टॉपिक रहेगा पढ़ाने का, वो तुम मिस कर दोगे, और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, एक लर्निंग गैप क्रिएट हो जाएगा। मतलब फार्मूला तो याद आ रहा है लेकिन आधा अधूरा ही याद आ रहा है। थीरोन्स फार्मूला याद आया, √s s माइनस a s माइनस b, वो तुम लिखती ही नहीं ना, घर पर तो पीछे ना, तुम आधे ही फार्मूला याद किया तुमने, बाद में तुम भटक गए थे ना, पूरा खराब हो जाता है उस चक्कर में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, समझा बात। जब फन हुआ तब फन को याद रखना, बाद में उसको भूल जाना। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक की? समझा लॉजिक?
क्यों मैं सीरियस होकर नहीं पढ़ा सकता? नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब पढ़ाई तो करनी, लेकिन करनी कैसे है? तो आपको नोटबुक तैयार करनी है। मैं जनरली 11, 12, JEE, CET के लिए 3 अलग अलग टाइप की नोटबुक बोलता हूँ। बाद में उसको एक और बार के 4 अलग अलग टाइप की नोटबुक कर देता हूँ, ठीक है? पर तुम्हारे लिए फिलहाल 2 ही टाइप की नोटबुक रहने वाली है। जब तुम 11th में जाएंगे तब वहां पे आपको 3-4 नोटबुक लगेंगे, ठीक है? तो 2 नोटबुक कौन कौन सी? एक रेगुलर बुक। व्हाट इज अ रेगुलर बुक? तो आप रेगुलर नोट्स लिखते हो, आप आए देखो, नोट्स में प्रोवाइड करूंगा, डोंट वरी, मेरे पास सभी चीज़ों के नोट्स है, मैं आपको नोट प्रोवाइड करूंगा। नोट्स के अंदर क्या रहेगा मैं आपको वो भी बता दूंगा, ठीक है? तो वो अपनी इसमें इंक्लूड है, तो नोट्स में प्रोवाइड करूंगा आपको, लेकिन आपको खुद को लिखना है। जब मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, है ना, आपको ये सब, और ये सब पीडीएफ जो मैं बोर्ड पे जो कुछ भी लिखूंगा ना, इस सब की पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, ग्रुप पे आपको मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ हर एक चीज आपको मिल जाएंगी बोर्ड पे लिखी हुई, ठीक है? तो इसके लिए बिंदास रहना, इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? वीडियो मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगी, प्रिंटेड वाले अलग नोट्स थे वो भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन ये सब जीरो है अगर तुमने खुद होकर लिखा नहीं तो। ये सब सपोर्टिव है, मेन है आपका खुद का लिखना। जब आप खुद लिखते हो ना तो ब्रेन से कमांड निकलती है ये लिख, तो वो लिख रहे हो, तो ये और ये जब साथ में आ जाता है ना तो याद आ जाता है। अगर तुम बातें कर रहे हो, लिख रहे हो, तो इसको पता ही नहीं क्या लिख रहे हो, तो याद ही नहीं रहेगा। समझा मैंने क्या बोला? तो जब आप लिख रहे हो तो कॉन्सेंट्रेशन से लिखो ताकि वो याद रहे। कभी कोई पेपर में ऐसा होता है, और सच में बता रहा हूँ, मेरे टाइम पे तो ऐसा सच में मेरे साथ हुआ था। मैं 12th का पेपर था केमिस्ट्री का, तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था, बट मैंने कुछ भी लिखने को स्टार्ट किया, तो मैंने जब लिखा होगा शायद तब कॉन्सेंट्रेशन से सोच के लिखा होगा, वो याद आ गया, धड़ाधड़ लिख दिया। मुझे नहीं पता था वो सही है कि गलत है, पर पास तो हो गया था, है ना? तो ऐसा होता है, ये प्रैक्टिकली किया है मैंने ना। तो नोटबुक 2 टाइप की लगेंगे, एक रेगुलर जो आपको लिखना है, उसमें क्या क्या लिखना है आपको, क्लास के नोट्स जो कुछ भी सिखा रहा है वो लिखना है, एक्सरसाइज जो आपके एक्सरसाइज रहेंगे एनसीईआरटी के रेफरेंस की, वो सब होमवर्क जो भी मैं देने वाला हूँ, होमवर्क याद से करना, ठीक है? होमवर्क भूलना मत, ये प्रैक्टिस वाले रहने वाले हैं। और रेगुलर प्रैक्टिस, जब आप रेगुलर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, वो सब आपको लिखना है, ठीक है? इसके अलावा एक टेक्स्ट बुक रहेंगी आपके पास में, लास्ट ईयर जो मेरे पास में थे, क्लास को उनको पता है टेक्स्ट बुक हम बनाते हैं, लेकिन इस बार इसको सीरियसली रखना, ठीक है? टेक्स्ट बुक को सीरियसली रखना, ये इसके बिना पेपर देने मत आना, और पेपर देने आओगे तो पढ़ाई करके ही आना। इसका फायदा क्या होता है, हम सारे पेपर पेजेस पे नहीं लेते, हम वो बुक के अंदर लेते हैं। टेस्ट नंबर 1 डेट डालने का, टेस्ट सॉल्व करने का, वो बुक मुझे देने का, मैं चेक करके आपको दूंगा। तो इससे क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्ड है कि पहले चैप्टर में हमने कितने मार्क्स लाए, दूसरे में कितने लाए, दोनों मिला के कितने लाए, तीसरे में कितने लाए, चौथे में कितने लाए, पहले 4 मिला के कितने मार्क्स लाए। तो आपके थ्रू आउट द ईयर में आपने कितने पेपर दिए हैं, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो सब आपके पास रिकॉर्ड रहता है, ठीक है? जब आप पढ़ाई करने बैठोगे ना पेपर की, बोर्ड की, तो आप देखना कि कौन से चैप्टर में कम मार्क्स मिले थे पेपर में, और उसकी पहले पढ़ाई करना, ताकि वो आपका वीक चैप्टर होगा ना, तभी तो कम मार्क्स मिले, ठीक है? तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करना। तो उसमें आपको चैप्टर टेस्ट रहेंगी, कंबाइंड टेस्ट रहेंगी, प्रैक्टिस टेस्ट रहेंगी, सब उसके अंदर रहेंगे, ठीक है? वैसे तो मैं प्रिंट आउट देता हूँ पेपर की वगैरह, पर ये भी आपको मेंटेन करना है। क्लियर है यहाँ तक की? एनी डाउट? कोई डाउट? सर आज मैं भूल गया, पेपर की नोटबुक लाई नहीं, तो पेजेस पे लिख दूं क्या? तो बिल्कुल मत करना। तो ऐसा कर रहे हो तो घर पे आके उसको स्टेपल जरूर करना नोटबुक में, लेकिन कोशिश करो ऐसा करो ही मत। अगर आपको से लाना नहीं होता है तो मेरे पास में बहुत बड़ी जगह है, तुम देख सकते हो। अब इतना खर्चा किया ही है तो ये एक आधी रैक तुम्हारे लिए स्पेशल बना के दे दूंगा, अपनी वहाँ पे टेक्स्ट की बुक रखना, साथ में लाने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे रख देना तो मस्त रहेगी, है ना, कंपार्टमेंट में, वो स्पेस है अपने पास, पीछे पूरा खाली खाली, कबड्डी भी खेल सकते हो यहाँ पे, खेलना नहीं, कैमरे लगे हुए है ना, देखा ना तुमने? हाँ नेक्स्ट, यहाँ तो कोई डाउट है किसी को? आगे मूव करूँ, थोड़ा सा ही बाकी रह गया आप। नोट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्लास में अगर आप आ चुके हो, जो जूनियर उनको ऑलमोस्ट पता है, जो नए उनको बता देता हूँ, हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि आपको याद रखना है। नंबर 1, कम एट रेगुलर क्लास टाइम, क्लास के टाइम पे ही आना है। अगर क्लास 5 बजे का है तो 5 बजे आना है, अगर सुबह 6 बजे का क्लास है तो सुबह 6 बजे आना है, 6:30 बजे तक मत आना, 7 बजे तक मत आना, है ना? मेरा चलता है रे, मैं टीचर हूँ, अबे टाइम पे आना। देखते हैं अभी, अभी देखते हैं ना, देखो उसका डिसीजन है मेरे पास में। देखो 6 बजे का क्लास है, 6 बजे आना, 5 बजे क्लास है तो 5 बजे आना, क्लियर है? अभी क्लास हमारा कितने बजे का है? 4 बजे का, तो 4 बजे का है ना फिलहाल, तो 8 से का है ना 5 बजे का क्लास, तो अभी फिलहाल मान लो 4 बजे का है, तो 4 बजे का है, ठीक है? क्लियर है? अब
10 मिनट डिले विल बी एक्सेप्टेबल। अगर आप 10 मिनट लेट हो रहे हो, मतलब 6 का क्लास है, आप 6:10 तक आ रहे हो, ओके। 4 का क्लास है, आप 4:10 तक आ रहे हो, अरे 10 का आ गया रे। हाँ, अगर आप 10 तक आ रहे हो दैट इज ऑल्सो ओके। लेकिन अगर 4:11 हो गए तो आपको पता है क्या होता है? ये बॉक्स है हमारे पास में, बिना बोलने की जरूरत मत रखना, ये बॉक्स यहीं पे रहता है टेबल पे, है ना, इसमें पैसा डाल देना। 5 रुपए लगते हैं, 5 रुपए, मात्र 5 रुपए, लेट आने के 5 रुपए। तुम 4:11 को आओ, 4:15 को आओ, 4:20 को आओ, सिर्फ 5 रुपए इसमें डाल देना और बैठ जाना। सिंपल है। हम कुछ नहीं करते, इससे हम पार्टी करते हैं। जैसे इसमें 50-60 रुपए आ गए, कुछ मैं डाल देता हूँ जेब से और हम कचरी वचरी खा लेते हैं, कभी गन्ने का रस पी लेते हैं ना। ये कैसे भूखों को खाना खिलाओ, पैसों को जूस पिलाओ, है ना। तो 5 रुपए विल बी फाइन। अगर 5 रुपए नहीं है कोई बात नहीं, खड़े रहना। मैं तो देखो ना 1 घंटा खड़े रह के सिखाता हूँ ना, तो तुम भी तो खड़े रह सकते हो। सिंपल है ना। अच्छा, मेरे लिए 15 मिनट का बफर टाइम है, तुम्हारे लिए 10 मिनट का, मेरे लिए 15 मिनट का। अब मेरे लिए क्या है सुन लो, मैं 4:10 तक तो आ ही जाऊंगा, मैं आ ही जाऊंगा, 100% आ जाऊंगा, ठीक है। नहीं आया तो तुमको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, ठीक है, कि आज है नहीं है, व्हाटएवर, ग्रुप चेक कर लेना, ठीक है। अगर फिर भी मेरे लिए 4:15 तक राह देखना। अगर तुम्हारे पास मोबाइल है तो मुझे कॉल करना, मोबाइल नहीं है तो 4:15 में 4:16 को यहाँ पे रुकने का, सीधा घर पे चले आना। 4:15 में मैं आने वाला नहीं हूँ। और ऐसा पूरे साल में 1 या 2 बार ही होता है। 9th में जो थे उनको पता है ना, 1 ही बार हुआ था, ठीक है। ऐसा पूरे साल में पूरे क्लासेस में 1 या 2 बार ही होता है। अदरवाइज मैं ग्रुप पे 1 घंटे पहले मैसेज डालता हूँ, 1 घंटे पहले ग्रुप में मैसेज डालता हूँ कि आज हॉलीडे है। क्या वो उधर नए क्लास में होता, तो ऐसे रेयर होता है, जनरली होता ही नहीं है। और मैं अगर लेट आने वाला रहा तो ग्रुप में मैसेज डालूंगा कि आई विल बी लेट फॉर 20 मिनट्स, और 1 घंटे पहले मैसेज डालता हूँ, मैं आधे 1 घंटे पहले मैसेज डाल दूँ, ठीक है। पर डोंट वरी, आपके साथ तो ऐसा होने वाला नहीं है, मैं टाइम पे आने वाला हूँ। क्लियर है यार? क्लियर हो गया डाउट? मैं लेट नहीं होता हूँ, मैं क्लास लेता हूँ। वो तुम अकेले थे, कोई था नहीं, समझे? तो एट द टाइम ऑफ द पेपर ब्रिंग टेक्स्ट बुक, बता दिया मैंने। नोट्स विल बी प्रोवाइडेड इन अ सॉफ्ट कॉपी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मेरा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। अभी अपलोड नहीं किया, अपलोड कर दूंगा, आपको मालूम पड़ेगा। आप सब वहां पे एनरोल कर लेना, ठीक है। वहां पे आपको व्हाट्सएप पे भी नोट्स मिल जाएंगे, एप्लीकेशन पे भी नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको प्रिंटेड चाहिए होगा तो मेरे पास में प्रिंटर भी है, यहाँ पे जेरॉक्स मशीन भी है, वो भी प्रोवाइडेड है। बट एक्चुअली बात क्या है, मैं तो प्रोवाइड कर दूंगा जेरॉक्स कॉपी, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं रहती है जनरली। मैंने लास्ट ईयर भी प्रोवाइड की थी, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं थी। तो वैल्यू रखने के लिए मैंने 50% अमाउंट ली थी, 100 रुपीज लिए थे नोट्स के लिए। तो इस बार एक छोटी सी टोकन अमाउंट सेट करेंगे हम, एक्चुअली 50 रुपए, ठीक है, 1/4 ऑफ द अमाउंट। मान लो 200 रुपए की प्रिंट आउट होती है, ठीक है। अगर आपको वो चाहिए होंगी तो इसकी 1/4, वो भी क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि वो आप घर पे जाके कहीं फेंक मत दो, आपको उसकी वैल्यू समझे, इसीलिए 50 रुपए। अदरवाइज सॉफ्ट कॉपी तो फ्री में अवेलेबल है आपके पास, मैं फ्री में दे सकता हूँ, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट उसकी वैल्यू नहीं रहेगी, उसकी वैल्यू के लिए 50 रुपए आप बोलना, लेके जाना जेरॉक्स, ठीक है। नहीं तो किसकी वैल्यू रहेंगे, आप लेके जाना, जेरॉक्स निकाल लेना, देख लेना कितनी रुपए कॉस्ट आती है, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट यहाँ तक की? गुड, नोट्स तो क्लियर हो गया। रिकॉर्डेड लेक्चर विल प्रोवाइडेड थ्रू एप्लीकेशन। मेरा एप्लीकेशन है, अगर आपको बता दूं तो प्ले स्टोर के ऊपर ये एप्लीकेशन है, मोरिया क्लासेस नाम से, जिसमें 100+ डाउनलोड से 2 टाइप के आपको एप्लीकेशन मिलेंगे। 100+ डाउनलोड को ही इंस्टॉल कर लेना, इस एप्लीकेशन के अंदर आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे। क्लियर है? मैं जो कुछ सिखा रहा हूँ मिल जाएंगे, या फिर मैं बहुत बार यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। अब जैसे ये यूट्यूब पे आने वाला है पूरा का पूरा, तो आप देख सकते हो। फ्रेंड्स को शेयर कर देना, क्लासेस चालू हो गए, बोलना प्लीज ज्वाइन द क्लास, है ना, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? है ना? चलो आगे बढ़ता हूँ, लास्ट बचा है कुछ, थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ, फिर होगी मेरी क्लास कंप्लीट। कौन कौन पार्टिसिपेट की क्लास पे जाने वाला है, साइंस की क्लास पे? बस 2 मिनट मुझे हो गया। एक और चीज, यूट्यूब का चैनल है मेरा, इंस्टाग्राम का चैनल है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड नहीं, अबे क्या, यूट्यूब पे तो लाइक कर देना, है ना, सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको, अच्छा बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना? क्लियर है ना?
यहाँ पे हमारे वीडियोस भी बने हुए, एक आधे वीडियो में आपको सबने दिखाई भी देंगे हम थोड़ा सा। और द लास्ट चीज, कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है बच्चों की, ठीक है जिसको पार्टिसन की क्लास पे आना है वो जा सकता है, नहीं तो 5 मिनट का बाकी मैं खत्म कर देता हूँ, ठीक है चलेगा ना। बाजू में ही क्लास हुआ सर के ना, कौन कौन है? 2 ही जन है ना, कितने जन है? 2 जन है, हाँ क्या तुम्हारे क्या, ठीक है बस 2 मिनट दो खत्म कर, ठीक है। अच्छा कुछ कॉमन मिस्टेक, तो अपन कल का क्लास इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है कल का क्लास हम मिस्टेक से स्टार्ट करेंगे और फिर चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जिंदा रहो, खाओ पियो ऐश करो, ठीक है टाटा बाय बाय। और अपने दोस्तों को बोल दो क्लास चालू हो गई है, ज्वाइन करना है कर लो, है ना।